What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और शानदार एक्ट जिसका नाम है द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। छोटू सा एक्ट है, बड़ा छोटू सा। या तो आज ही समाप्त हो जाएगा या मैं अगली क्लास एक क्लास और लगा के इसको समाप्त कर दूंगा। तो है बहुत सिंपल, देखने के लिए इसके अंदर काफी कुछ है। मतलब आपको मेजॉरिटी चीजें पता है, बहुत ज्यादा पार्टनरशिप से मिलता जुलता है। बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो हमें इसके अंदर पढ़ने हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो हमें इसके अंदर नोट करने हैं। ठीक है, अब सर इसको भी ध्यान से कवर करेंगे। 4 से 6 नंबर का इसका वेटेज रहता है, छोटू सा है, मैंने बोला जल्दी से क्विकली समाप्त करेंगे, फिर शुरू करेंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, वही चालू कर लेंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं कि सर क्या है इन LLP एक्ट। लेट्स बिगिन। चलो भाई शुरू करते हैं। एक्ट का नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। अब एक्ट को समझने के लिए पहले लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को समझ लेते हैं। सर ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या है? तो देखो बच्चों, हम लोगों ने ना अभी क्या क्या पढ़ा, आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा? आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा कि क्या होता है चेक, क्या होता है प्रॉमिसरी नोट, क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा। आप लोगों ने कंपनीज एक्ट में कंपनीज के बारे में पढ़ा कि क्या होती हैं कंपनीज, किस किस तरीके की कंपनीज हो सकती हैं, कौन कौन सी कंपनीज हो सकती हैं, वो सब पढ़ा। आप लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा जिसके अंदर आप लोगों ने पार्टनरशिप को समझने की कोशिश करी कि किस किस फॉर्म की पार्टनरशिप हो सकती हैं, कितने तरीके की पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, कितने तरीके के पार्टनर्स हो सकते हैं। और आपको यह भी पता है कि एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जो अपने आप में एक अकेला इंडिविजुअल जिसके लिए किसी एक्ट की हमें फर्दर जरूरत नहीं पड़ती, सिंगल ओनर है, बिजनेस कर रहा है। तो मेजॉरिटी जो फॉर्म ऑफ बिजनेसेस हैं वो आपको देखने के मिलते हैं। उसके साथ साथ HUF होता है, उसके साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट भी, बट आपको यहाँ पे अभी उसको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। तो ये हमारे पास फॉर्म ऑफ बिजनेसेस मेनली हमें देखने को मिलती हैं। अब जो सबसे ज्यादा हमें फॉर्म ऑफ बिजनेस हमारे आसपास बाजार में देखने को मिलते हैं वो या तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स होती हैं, सिंगल ओनर्स, जितने भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास लोग जो भी एक अपना बिजनेस चला रहे हैं, धंधा चला रहे हैं, छोटी मोटी दुकान चला रहे हैं, अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, वो देखने को मिलती हैं। थोड़े बड़े स्केल पे लोग बिजनेस कर लेते हैं पार्टनरशिप में, उससे भी बड़े स्केल पे बिजनेस करते हैं लोग कंपनी फॉर्म में। अब इसको तो छोड़ दो क्योंकि इसके अंदर तो कुछ खास है ही नहीं, फॉर्मेलिटीज पेपर वर्क है ही नहीं। इन दोनों में चीजें थोड़ी थोड़ी हमने समझी थी, राइट? अब पार्टनरशिप में हमने क्या बोला था कि सर 2 से 50 लोग पार्टनरशिप में हो सकते हैं। कंपनी में हमने बोला था प्राइवेट कंपनी में 2 से 200, पब्लिक कंपनी में 7 से अनलिमिटेड। सर बेसिकली लोग कंपनी बनाते ही क्यों थे? व्हाट इज द पर्पज ऑफ बिल्डिंग अ कंपनी? पार्टनरशिप में भी काफी पैसा मिल जाता है। तो कंपनी में जो सबसे बड़ा एडवांटेज था वो था लिमिटेड लाइबिलिटी। सबसे बड़ा एडवांटेज था लिमिटेड लाइबिलिटी, और उसके साथ साथ जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो थी सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब आपकी कंपनी की खुद की पहचान होती थी। भाई सेपरेट लीगल एंटिटी है, आपकी कंपनी की खुद की पहचान है, आपकी कंपनी अपने नाम से जानी जाएगी, और मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, मेंबर्स के पर्सनल एसेट सेफ है, कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी भी तरीके की। तो यहां पे जब मैं कंपनी की बात करता हूं तो लायबिलिटी लिमिटेड है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी विल गो ऑन फॉरएवर। उसके साथ साथ कॉमन सील जो कि अब ऑप्शनल है तो उसकी दिक्कत नहीं है। मेनली ये 3 चीजें हैं जो कंपनी को खास बनाती थी। पार्टनरशिप लोग क्यों करते थे? क्योंकि इसके अंदर फ्रीडम है। हर चीज आप कैसे डिसाइड करते थे? म्यूचुअल एग्रीमेंट से। गवर्नमेंट ने कुछ भी ऐसा फिक्स्ड नहीं दिया, बोला आप लोग म्यूचुअल एग्रीमेंट से जो चाहे राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप डिसाइड कर सकते हो, अगर नहीं डिसाइड करोगे तो फिर हम बीच में इंटरफेयर करेंगे। तो यहाँ पे फ्रीडम था, राइट? यहाँ पे आप अपने हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते थे, यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपनी ड्यूटीज डिसाइड कर सकते थे। तो काफी ओपननेस, काफी फ्रीडम इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में था। अब कुछ लोगों ने सोचा कि यार पार्टनरशिप में होती हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड है,
हमारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है क्योंकि फर्म और पार्टनर एक ही है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। तो ये बहुत दुख देता है। तो अब आजकल बिजनेस बहुत ग्रो हो रहा है, बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, और एक टाइम आया इंडिया में बहुत फास्ट बिजनेस ग्रो करने लगा। तो लोग कंफ्यूज होते थे कि यार पार्टनरशिप बनाऊं, कंपनी बनाऊं, क्या फॉर्म करूं, सोल प्रोप्राइटर तो मुझे नहीं रहना, मुझे बिजनेस बड़ा करना है। तो क्या कोई ऐसा फॉर्म हो सकता है जो इन दोनों का हाइब्रिड हो, जिसके अंदर ये बेनिफिट्स भी हो जाए, जिसके अंदर ये बेनिफिट भी हो जाए, कि हमें फ्रीडम भी रहे, हमें पेपर वर्क भी कम रहे, हम लोग आसानी से बना भी पाए, और हमें एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी मिल जाए, हमें लिमिटेड लायबिलिटी भी मिल जाए, हमें परपेचुअल सक्सेशन भी बन जाए। तो इन दोनों ही के हाइब्रिड को, इन दोनों को जोड़ के बनाया गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये एक्ट बोला गया 2008 से, और वहां पे बोला कि ठीक है, अब पार्टनरशिप में भी आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होगी, पार्टनरशिप में भी आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी जैसे कंपनी में होती है। अब पार्टनरशिप में भी आपका सेपरेट लीगल एंटिटी होगा जैसे कंपनी में होता है, पार्टनरशिप में भी आपका परपेचुअल सक्सेशन होगा जैसे कंपनी में होता है। और तुम्हें क्या चाहिए, पार्टनरशिप के जैसे ही इसके अंदर भी फ्रीडम होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी जैसे किसी नॉर्मल पार्टनरशिप में होती है। तो दोनों ही फॉर्म ऑफ बिजनेस, कंपनी और पार्टनरशिप, दोनों के पॉजिटिव्स जोड़े और एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस बना दिया जिसको बोला गया LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। समझे या नहीं समझे? उसके बारे में पूरा एक्ट है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे इसका इनकॉर्पोरेशन होता है, किस तरीके से क्या क्या इसके अंदर पार्टनर्स कौन कौन होते हैं, कौन कौन हो सकता है, वो सब डिटेल में इस एक्ट में आपको पढ़ा दूंगा सारा मस्त तरीके से। ठीक है, चलो भाई, ये नोट करना है क्या? मजा आ गया LLP का मीनिंग देख के? आओ सर, अब चलते हैं कि इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, इंस्टीट्यूट क्या बता रहा है हमको। देखो जी, शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन क्या सर हमारे काम का है? बिल्कुल भी नहीं, टाइम पास अगर समय हो तुम्हारे पास फालतू पढ़ लेना। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या लिखा है, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑन 9 जनवरी 2007, वहां पे हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 आ गया। पार्लियामेंट ने LLP बिल पास करा 12 दिसंबर 2008 को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने असेंट करा बिल ऑन 7 जनवरी 2009, और LLP एक्ट बोला गया 2008। LLP एक्ट एप्लीकेबल होता है पूरे भारत में। एक्ट का बेसिकली एनेक्टमेंट क्यों हुआ था? टू मेक प्रोविजंस फॉर द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ LLPs। LLPs के बारे में सब कुछ बताता है। 81 सेक्शंस हैं, 4 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, पहले शेड्यूल में क्या है? द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। दूसरे में क्या है? कैसे कन्वर्ट करी जाती है फर्म LLP में। तीसरे में क्या है? कैसे कन्वर्ट होती है प्राइवेट कंपनी LLP में। चौथे में क्या है? कैसे कन्वर्ट होती है एक अनलिस्टेड कंपनी LLP में। तो 4 शेड्यूल्स हैं जी, चारों ही आपको यहाँ पे नहीं पढ़ने, आपके फाउंडेशन में बहुत थोड़ा सा पार्ट है, बस बेसिक जानकारी है, और ये हमारे किसी काम का है नहीं खास। ना 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 ना। एक चीज यहाँ पे देखो, इट इज ऑल्सो बी नोटेड दैट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट एप्लीकेबल टू LLPs। LLPs का एक अपना एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट इन पे एप्लीकेबल नहीं होता। LLP एक्ट 2008 ही इनके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलो जी। सर क्यों जरूरत पड़ी, नीड ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ LLP? सर LLP की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखो जी, ये आपको पता होना चाहिए। LLP को हमें क्यों लाना पड़ा, हमें नया फॉर्म ऑफ बिजनेस क्यों लाना पड़ा? अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया। दोनों के बेनिफिट्स को लेने के लिए हमें एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस बनाना पड़ा जिसको बोला गया LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखो बहुत क्लियरली लिखा है, लॉ मेकर्स को लगी नीड, जरूरत लगी फॉर ब्रिंगिंग आउट अ न्यू लेजिस्लेशन फॉर क्रिएशन ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप टू मीट विद द कॉन्टेम्परेरी। सबसे पहला पॉइंट बच्चों ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि क्यों लाया गया, क्योंकि हम इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ में चलना चाहते थे पैरेलली। हमारे लॉ मेकर्स को लगा कि एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो इंडियन इकोनॉमी के साथ ग्रो कर सके। इंडियन इकोनॉमी को जरूरत है एक ऐसे फॉर्म की, तो LLPs बनाई। ठीक है, अ नीड हैज बीन फेल्ट फॉर द न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म दैट वुड प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल पार्टनरशिप्स। देखो क्यों लाए, जो एक ऑल्टरनेटिव हो सके ट्रेडिशनल पार्टनरशिप का।
ठीक है या नहीं है? उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? इन ऑर्डर टू इनेबल प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव, ताकि प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव कंबाइन कर सकें और फ्लेक्सिबल तरीके से बिजनेस कर पाएं। तो ये बच्चों नीड में आ जाता है। तो एलएलपी एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, ये आपको पता होना चाहिए। एक ऑल्टरनेटिव है किस चीज का? कॉर्पोरेट बिजनेस का। मतलब एक तरीके से कंपनी जैसा ही है, कंपनी के काफी सारे फीचर्स इसके अंदर मैच होते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी बट अलाउज इट्स मेंबर्स द फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने आपको बता दिया ना, लिमिटेड लाइबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके अंदर आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। कैसे? म्यूचुअल एग्रीमेंट से। LLP form enables entrepreneurs, professionals, enterprise providing service of any kind engaged in scientific, technical, ये तो वैसे ही फालतू चीजें लिखी हैं। मेन चीज ये है जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। डन है बेटा? परफेक्ट, समझ में आता है। नीड पे सवाल बनता नहीं है, बन गया तो लिख देना यार, सब बता दिया मैंने आपको। अब आ रहा है हमारे पास सर LLP है क्या? द मीनिंग ऑफ LLP। लो जी, LLP is a new form of legal business entity। लो सर, सबसे पहला LLP का एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी होगा, अपना बिजनेस एंटिटी होगा विद लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कैसे रहने वाली है? लिमिटेड रहने वाली है। मैंने आपको पीछे भी बता दिया कि लिमिटेड लाइबिलिटी होने वाली है मेंबर्स की। जितने भी पार्टनर्स हैं इस LLP में, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी, लिमिटेड रहने वाली है, ठीक है। क्या सबकी? वो भी मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूं, सब समझ में आएगा। इट इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल दैट नॉट ओनली गिव्स द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी बट ऑल्सो इट्स पार्टनर्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑर्गेनाइज देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एज अ पार्टनरशिप। LLP is a separate legal entity. While the LLP itself will be liable for full extent of its assets, the liability of partners will be limited। ठीक हो गया बेटा? उसके बाद अब ये फिर से वही लिख रहा है कि LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसके साथ साथ उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि LLP के अंदर दोनों के ही एलिमेंट्स हैं। तो ये एक हाइब्रिड है, एक कंपनी का और एक पार्टनरशिप का, ठीक है। डन सर, डन डना डन डन। LLP के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, जैसे कि न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स विल बी लिमिटेड। ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, कंपनी का ऑल्टरनेटिव है एक तरीके से। अलाउ द पार्टनर्स द फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी है। LLP itself will be liable for full extent of its assets। पार्टनर्स लिमिटेड एक्सटेंट तक ही लाइबल हैं, ठीक है। चलो सर, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बच्चों, एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आ रही हैं जो आपको पढ़नी है, आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोलूंगा कि बेटा आपको ये लर्न कर लेनी है। काफी डेफिनेशंस हैं लेकिन मैं सारी इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कराऊंगा, जो मैं बता रहा हूं वो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सावधान इंडिया सवाल, बॉडी कॉर्पोरेट। जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में लिख दो, वीडियो पॉज करके फटाफट लिख दो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब आप क्या समझते हो। क्या पढ़ाया था मैंने आपको बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कंपनीज एक्ट में? पूरा बॉडी कॉर्पोरेट समझाया था। लिखो जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्या होता था बॉडी कॉर्पोरेट। सर, बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड इंक्लूड्स। इसने बोला कि बॉडी कॉर्पोरेट वो एंटरप्राइज है, वो बॉडी है जो डिफाइन करी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट। बोल रहा है वो तो है ही है, वो तो है ही है, ठीक है। उसके साथ साथ अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड कर दिया गया? अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। इसका मतलब बॉडी कॉर्पोरेट में LLP भी आ जाएगा। LLP इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, LLP अगर बाहर, भारत से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी वही वहां पे हम लोग क्या बोलते थे, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अब यहाँ पे क्या इंक्लूड कर दिया? LLP इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो भी एक बॉडी कॉर्पोरेट का पार्ट है। एंड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो देखो क्या डेफिनेशन दिया यार, बॉडी कॉर्पोरेट में एक कंपनी तो है ही है। जो कंपनी की डेफिनेशन है, कंपनी तो है ही है, यानी कंपनी तो बॉडी कॉर्पोरेट है ही। उसके साथ साथ LLP भी बॉडी कॉर्पोरेट है। LLP जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। एक कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। एंड डज नॉट इंक्लूड, यानी कि एक्सेप्शंस। कौन सी एंटरप्राइजेस
कौन सी बॉडीज, कौन सी कंपनीज बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आएंगी? नंबर 1, अ कॉर्पोरेट सोल। सर व्हाट इज दिस कॉर्पोरेशन सोल? कॉर्पोरेशन सोल का मतलब क्या? ओपीसी है। बहुत सारे बच्चे इसको ओपीसी से कंफ्यूज करते हैं। वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी तो कंपनी है। क्या ये कॉर्पोरेशन सोल का मतलब वही है? सोल का मतलब तो सिंगल होता है, कॉर्पोरेशन का मतलब कंपनी हो गया। तो सिंगल पर्सन ने जो कंपनी बनाई, क्या ये वो है? नहीं बेटा, नहीं। कॉर्पोरेशन सोल बच्चों सेपरेट एंटिटीज होती हैं जहां पे एक इंडिविजुअल को बहुत अच्छी राइट्स, बहुत अच्छी पावर्स, मतलब उसको एक कॉर्पोरेशन की तरीके से ट्रीट किया जाता है। जिस तरीके से आप पीएम ले लो, पीएमओ, पीएमओ को कैसे ट्रीट किया जाता है? एक कॉर्पोरेशन के तरीके से, ठीक हो गया ना। जिस तरीके से आप ले लो प्रेसिडेंट, एक कॉर्पोरेशन के तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो इसको हम कॉर्पोरेशन सोल बोलते हैं, राइट। तो कॉर्पोरेशन सोल नहीं है, वो बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आएगा। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी भी नहीं आएगा इसके अंदर। एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, कोई और बॉडी कॉर्पोरेट विच सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा वो भी नहीं आएगा। आपको मेनली ये डेफिनेशन बेटा लर्न करनी है, अच्छे से याद कर लेना कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या है। पूरी सारी कंपनीज जो कंपनी की डेफिनेशन में है, प्लस एलएलपी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, प्लस एलएलबी जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है, प्लस कंपनीज जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है। क्या क्या नहीं आएगा इसके अंदर? नंबर 1 कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं आएंगी, नंबर 2 कॉर्पोरेशन सोल नहीं आएंगे, नंबर 3 कोई भी स्पेशल चीज, कोई भी स्पेशल बॉडी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। परफेक्ट सर, परफेक्ट सर। इसके बाद बच्चों देखो कुछ डेफिनेशंस और आ रही हैं, 2, 3, 4, 5। सर इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट है क्या? इसके अंदर बच्चों इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर आपको पता होना चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर अभी आगे आ जाएगा डिटेल में, यहाँ तो कुछ खास लिखा नहीं हुआ, मैं फिर भी बता दूंगा आपको। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस। बिजनेस का क्या मतलब होता है? अभी यार ये क्या पढ़ा रहा है आपको? देखो बिजनेस का मतलब एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी विद सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन एक्सक्लूड। बोल रहा है कोई भी व्यापार है, कोई भी सर्विस है, कोई भी गुड्स है, वो सब बिजनेस का पार्ट है। और एक्सक्लूड किसको करेंगे? अगर किसी एक्टिविटी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है यार, कुछ नहीं है इसके अंदर। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है बच्चों? एलएलपी में ना डेजिग्नेटेड पार्टनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डेजिग्नेटेड पार्टनर आप ऐसा समझ लो कि जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी है। आप हर पार्टनर के ऊपर सारी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, तो हर एलएलपी में कोई ना कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर्स गिवन होते हैं। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते ही होते हैं। समझ लो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एक तरीके से जैसे एचयूएफ में करता होता है ना, जो लीडिंग रोल निभा रहा होता है, उसी तरीके से एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का रोल होता है। सारा काम, मेजॉरिटी ऑफ द काम उनके ही तरीके से चलता है, ठीक है। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर अगर डिफाइंड नहीं हुए सर अगर हमारे एलएलपी एग्रीमेंट में, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड बनती है ना, वैसे ही एलएलपी में एलएलपी एग्रीमेंट बनता है। क्या एलएलपी एग्रीमेंट में अगर हमने डेजिग्नेटेड पार्टनर डिफाइन नहीं करे, फिर क्या होगा सर? फिर जितने पार्टनर्स हैं सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कंसिडर कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर का क्या मतलब है? डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज सच परसुएंट टू सेक्शन 7। एंटिटी का क्या मतलब है बच्चों? एंटिटी का मतलब है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 18, 46, 47, बहुत सारे सेक्शंस दिए हैं, और फर्म भी इसके अंदर आ जाएगी। तो एंटिटी का मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी, डेफिनेशन नहीं पूछेगा तुम्हारे से। फाइनेंशियल ईयर, सावधान इंडिया, प्लीज ध्यान देना बेटा। सर फाइनेंशियल ईयर तो हम समझते हैं, इसमें नया क्या है? फाइनेंशियल ईयर तो वो है जो 1 अप्रैल को शुरू होगा और 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। बट बच्चों अब आप 11th 12th नहीं पढ़ रहे हो, अब आप सीए पढ़ रहे हो, तो आपका नॉलेज और वाइडर होना चाहिए, और वाइड होना चाहिए आपका नॉलेज। तो बच्चों जो ये फाइनेंशियल ईयर वाली चीज है ना, इसको पहले पढ़ लो, फिर मैं तुम्हें डिफाइन करता हूँ कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ एलएलपी की रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, मैं कंपनी की रिस्पेक्ट में भी तुम्हें डिफाइन करता हूँ। देखो लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एलएलपी मींस पीरियड फ्रॉम 1st day of April to 31st day of March। सर यही तो हमने लिखा, 1 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च को खत्म होगा, इसमें नया क्या है? ये तो हमें पता है, राइट, बिल्कुल सही, ये है नया। However, in case LLP incorporated after 30th September, the financial year may end on 31st day of March for the next year। इस पे सवाल आ सकता है बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ? देखो
बाबू फाइनेंशियल ईयर में ना LLP के रिस्पेक्ट में एक चीज बोली गई है कि नॉर्मली क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और खत्म कब होता है 31 मार्च में। 1 अप्रैल पे शुरू होगा और 31 मार्च पे खत्म हो जाएगा। जैसे लेट सपोज 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ था, अब 31 मार्च 2025 जो आएगा उसमें ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, राइट। तो देखो इसने बोला कि हमारे पास जो LLP है अगर वो बिल्कुल बीच में यहां पे, बिल्कुल बीच में यहां पे, यानी कि सितंबर एंड पे अगर कोई LLP सितंबर खत्म होने के बाद इनकॉर्पोरेट हुआ है, ठीक है, यानी 1 अक्टूबर से लेके, अगर कोई LLP 1 अक्टूबर से लेके इसके बाद इनकॉर्पोरेट हुआ है, यानी अक्टूबर में बिजनेस कर रहा है, नवंबर में कर रहा है, दिसंबर में कर रहा है, जनवरी फेब मार्च में कर रहा है, तो उसका फाइनेंशियल ईयर ये वाला नहीं, उसके फाइनेंशियल ईयर में ये वाले महीने और अगला वाला 31 मार्च 2026, तो ये वाला उसका फाइनेंशियल ईयर चलेगा। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि जब भी आप LLP फॉर्म करोगे, अगर आपने 1 अक्टूबर से पहले कर लिया, 1 अक्टूबर से पहले मतलब उसको 6 महीने से ज्यादा का समय मिल रहा है काम करने के लिए, तो आपका फाइनेंशियल ईयर वही रहने वाला है जो भी 31 मार्च आएगा। लेकिन अगर आपके LLP का इनकॉर्पोरेशन 1 अक्टूबर के बाद में हुआ बच्चों, तो फिर आपका जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो अगले वाला 31 मार्च चलेगा, ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर। ये जो क्राइटेरिया है ये ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर है, ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर। चलो जी देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया। आपको मुझे बताना है कि ईयर एंड कब होगा इन LLPs का, जिनका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैं आपको दे रहा हूं, जिनका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैं आपको दे रहा हूं। कमेंट सेक्शन में लिखना चालू कर देना। 1 अप्रैल 2024, 1 2024, 20/6/2024, 5/8/2024, 15/12/2024 और 10 जनवरी 2025। चलो जी कमेंट सेक्शन में फटाफट से 1 2 3 4 5 6 इनके फाइनेंशियल ईयर लिखो फटाफट से, कब खत्म होंगे। देखो बच्चों 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ, लिख दिया ना सबने? वीडियो पॉज करके लिख दो, फिर मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ। वीडियो पॉज कर दो जल्दी से फटाफट से। 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ तो इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 25। 1 मई इसको भी सफिशिएंट टाइम मिल गया, 31 मार्च 25। 20 जून है, काफी टाइम मिल रहा है, इसका भी 31 मार्च 2025 ही होगा। 5/8/2024 अगस्त में अक्टूबर से तो पहले है, तो बहुत बढ़िया, 31 मार्च 2025 ही होगा। 15 दिसंबर 2024, अब देखो बच्चों सिर्फ 3 महीने आए, 3 महीने के लिए क्या फाइनेंशियल ईयर रखना, तो इसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2026। 10 जनवरी 25, इसका भी 31 मार्च 2026। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर LLP का इनकॉर्पोरेशन 1 अक्टूबर के बाद में हुआ तो फिर उसका फाइनेंशियल ईयर अगले वाले 31 मार्च को होगा खत्म। ठीक है, डन सर, समझे। इन द केस ऑफ LLP इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर द 30th डे ऑफ सितंबर, यानी 1 अक्टूबर से, फाइनेंशियल ईयर में एंड ऑन 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर। लो जी, ये आपका होमवर्क है, इसको जल्दी से एक बार चेक कर लेना और इसको रीड कर लेना। इसके बाद आ रहा है बच्चों फॉरेन LLP। फॉरेन LLP का क्या मतलब होता है? फॉरेन LLP का मतलब होता है जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर हुई है लेकिन इंडिया में काम करती है, उसको हम फॉरेन LLP बोलते हैं। इट मीन्स LLP फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया विच एस्टैब्लिश्ड अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का क्या मतलब है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब अभी पीछे पढ़ा। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है,
उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सावधान इंडिया सवाल, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद कर लेनी है बच्चों। जिस तरीके से पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होती है, जिस तरीके से कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एमओए एओए इस तरीके की चीजें होती हैं, उसी तरीके से एलएलपी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने पीछे भी बताया, एलएलपी एग्रीमेंट। इट मींस एनी रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी और बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स which determine the mutual rights and duties of partners and their rights and duties in relation to LLP। LLP के बारे में सारी की सारी चीजें जो एग्रीमेंट डिफाइन करेगा उसको LLP एग्रीमेंट बोल देते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद पार्टनर कौन है, पार्टनर की क्या डेफिनेशन है, देखो जरा। पार्टनर इन रिलेशन टू LLP मीन्स एनी पर्सन, कोई भी पर्सन who becomes a partner in the LLP in accordance with LLP agreement। जो LLP agreement में खुद को लाके पार्टनर बनता है उसको हम पार्टनर बोल देंगे। चलो सर, स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, बहुत बढ़िया, सावधान इंडिया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन। देखो बहुत सारी यहाँ पे डेफिनेशन सेक्शंस आ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको सारे नहीं बोले याद करने को, जो जो बता रहा हूँ बस वो करना, ठीक है। जिन पे सावधान इंडिया लिखा है वो रट लेना बढ़िया तरीके से। यहाँ क्या है बच्चों, देखो छोटी स्मॉल कंपनी भी पढ़ा था आपने। अब स्मॉल एलएलपी किसको बोलते हैं बच्चों? स्मॉल एलएलपी में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक कैपिटल कंट्रीब्यूशन और एक टर्नओवर। चलो जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ स्मॉल कंपनी में क्या होता था, याद है या नहीं है? जल्दी से, स्मॉल कंपनी की क्या लिमिट्स होती थी, स्मॉल कंपनी किसको मानते थे? कमेंट सेक्शन में लिख देना, पॉज करके देखूंगा किसको कितना कितना याद है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात करेगा और यहाँ पे टर्नओवर की बात करेगा, ठीक है। तो स्मॉल एलएलपी किसको बोलते हैं? जहां पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा नहीं जाएगा, डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीस, और टर्नओवर जहां पे पिछले फाइनेंशियल ईयर में डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीस। यानी कि आपने 25 लाख से ज्यादा का कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है पार्टनर्स का और 40 लाख से ज्यादा का आपका टर्नओवर नहीं है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है जी? ये बच्चों आपको बस पता होना चाहिए स्मॉल एलएलपी के बारे में। इसके बाद नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। क्या लिखा है? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एलएलपी। एलएलपी पे तो एलएलपी एक्ट काम करता है, ठीक है। अब आ रहा है बच्चों पार्टनर कौन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 5 आपको याद करना है। सर पार्टनर कौन होता है, पीछे आया था ना कि पार्टनर किसको बोलना है। तो पार्टनर के लिए ध्यान रखना बच्चों, इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्या पार्टनर होगा, कौन पार्टनर? पार्टनर या तो कोई इंडिविजुअल होना चाहिए या फिर बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। बच्चों प्लीज ये चीज दिमाग में रखना, एलएलपी में पार्टनर कौन हो सकता है? इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। मे बी अ पार्टनर इन एलएलपी, हाउएवर एन इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे सबसे पहले अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड का मतलब कि कोर्ट बोले कि भैया ये तो इस सिचुएशन में ही नहीं है, इसका माइंड ही काम नहीं कर रहा, अनसाउंड है, ये ठीक नहीं है, अनसाउंड माइंड है, तो वो नहीं हो पाएगा। अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का क्या मतलब होता है बच्चों? अनडिस्चार्ज का मतलब है कि अभी तक वो इंसॉल्वेंट है, कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज नहीं करा। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना बच्चों, जिनको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, उसके बाद उन्होंने फिर से मेहनत करी, अपना एक एस्टेट जनरेट करा, अपने आप को खुद से उन्होंने स्टैब्लिश करा। जैसे सपोज करो कि चिंटू बहुत ज्यादा नशे नुशे में चला गया, सुबह शाम नशे करता है, सब कुछ बिक गया, सब कुछ बिक गया नशे के चक्कर में, कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया। अब चिंटू को फिर अल्टीमेटली रियलाइज होने लगा कि मैं ये किस रास्ते पे चल पड़ा हूं, मुझे सही रास्ते पे जाना चाहिए। तो चिंटी ने उसको सुधारा, सही रास्ते पे लेके गई। अब चिंटू थोड़ा सुधर गया, सही रास्ते में, नशा वशा छोड़ दिया, काम करना शुरू करा, मेहनत करनी शुरू करी, खुद को डेवलप करा और धीरे धीरे एसेट्स बनाने शुरू करे। तो कोर्ट फिर उसको बोलता है कि ठीक है यार, डिस्चार्ज कर देते हैं आपको, अब आप इंसॉल्वेंट नहीं हो, आप वापस से सॉल्वेंट की कैटेगरी में आ जाओगे। तो वो तो फिर सॉल्वेंट हो जाएगा ना। तो यहां बोला गया अनडिस्चार्ज, जो अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुआ है, तो बेसिकली इंसॉल्वेंट, दिमाग में रखना, ठीक है। तो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए एक इंडिविजुअल, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिसने अप्लाई करा है कि मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दो। यानी कि अगर आपने अप्लाई भी कर दिया तो भी आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जाओगे जो कि एलएलपी में पार्टनर नहीं हो सकते।
तो एलएलपी में पार्टनर होने के लिए आप इंडिविजुअल हो सकते हो या बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हो। अब इंडिविजुअल के लिए आपको कैसा होना पड़ेगा, साउंड माइंड होना पड़ेगा, सॉल्वेंट होना पड़ेगा। इनसॉल्वेंट नहीं चलेगा, और अगर आपने अप्लाई भी कर रखा है इंसॉल्वेंसी के लिए तो भी नहीं चलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। चलो जल्दी से एक सवाल देता हूं और कमेंट सेक्शन में लिखना कि ये लोग पार्टनर कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जल्दी से वीडियो पॉज करके कि क्या ये पार्टनर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। पार्टनर कौन हो सकता है बच्चों, मैंने आपको बता दिया। पार्टनर होने के लिए या तो इंडिविजुअल होना पड़ेगा या फिर बॉडी कॉर्पोरेट होना पड़ेगा। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं हो तो फिर आप नहीं हो पाओगे पार्टनर। तो जल्दी से वीडियो पॉज करो और आंसर लिखना शुरू करो। चलो भाई लिख दिया, चलो भाई चेक करते हैं। कंपनी बच्चों बॉडी कॉर्पोरेट में आ जाएगी, यस। इंसॉल्वेंट नो सर, इंसॉल्वेंट तो इंडिविजुअल है, लेकिन इंडिविजुअल में 3 कैटेगरीज थी, याद है, जो नहीं हो सकते। कौन कौन? अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट और अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी। अनसाउंड माइंड नहीं हो सकता, इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी नहीं हो सकता। डिस्चार्ज हो गया वो इंसॉल्वेंट से, अब वो इंसॉल्वेंट नहीं है, डिस्चार्ज है, ये हो सकता है, यस। डिस्चार्ज हो गया बच्चों, इंसॉल्वेंट नहीं है, अनडिस्चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है। इंडियन सिटीजन, यस। अनसाउंड माइंड, नो। एचयूएफ क्या एक इंडिविजुअल है? नहीं सर। एचयूएफ क्या एक बॉडी कॉर्पोरेट है? नहीं सर, तो ये भी नहीं हो सकता। इंडियन रेजिडेंट, यस सर। कॉर्पोरेशन सोल, नो सर। कॉर्पोरेशन सोल बॉडी कॉर्पोरेट के एक्सेप्शन में था कि कॉर्पोरेशन सोल नहीं हो सकता बच्चों। पार्टनरशिप, क्या पार्टनरशिप एक बॉडी कॉर्पोरेट में आएगा? क्या पार्टनरशिप एक इंडिविजुअल की कैटेगरी में आएगा? सोच समझ के बताना बच्चों, क्या पार्टनरशिप हो सकता है? नहीं सर। क्या फॉरेन एलएलपी हो सकती है? क्या एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट में आती है? इंडियन, फॉरेन याद करो, यस सर, हो जाएगा। तो देखो ये 1 2 3 4 5 यस हैं और 1 2 3 4 5 नो हैं। अब जल्दी से नीचे बताओ कि 10 में से 10 कितने बच्चों को मिले, 10 में से 6 7 8 कितने बच्चों को मिले। चलो सर, ये भी हमारे को क्लियर हो गया बढ़िया तरीके से कि कौन कौन पार्टनर्स हो सकते हैं। उसके बाद आ रहा है बच्चों मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। कितने मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं एलएलपी में? बता दूं मैं आपको, मिनिमम 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड, कहीं भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए, सेम पार्टनरशिप जैसा। मैक्सिमम अनलिमिटेड क्या लिखा है? एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, कम से कम 2 पार्टनर्स चाहिए। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज सावधान इंडिया पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। देखो क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है कि अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी एलएलपी 2 से कम पार्टनर में चली गई, यानी एक अकेला ही रह गया, 2 थे, एक की डेथ हो गई, अकेला रह गया, तो अब वो क्या करे? उसके पास 6 महीने का समय है। 6 महीने का समय है कि भैया वो वापस से 2 पार्टनर पूरे कर ले। अगर वो 2 पार्टनर पूरे नहीं करता तो फिर उसका एलएलपी का स्टेटस समाप्त हो जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, एंड द एलएलपी कैरीज ऑन विद बिजनेस फॉर मोर देन 6 months while the number is so reduced, the person who is the only partner during the time so carries on the business after those 6 months has the knowledge of the fact that it is carrying on business with him alone, he shall be liable personally for the obligations of LLP। इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर आप इंडिविजुअल पार्टनर रह गए, आपको पता था कि आप इंडिविजुअल पार्टनर रह गए और पार्टनर के जाने के बाद 6 महीने के बाद भी आप बिजनेस करे जा रहे हो, आपने कुछ भी कोशिश ही नहीं करी वापस से 2 पार्टनर पूरे करने की, तो फिर आप इंडिविजुअली लायबल हो हर एक्ट के लिए, वो एलएलपी वाली बात नहीं रहेगी। बात समझे? ये चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा। 6 months का टाइम पीरियड याद रखना। डेजिग्नेटेड पार्टनर, लो सर, अब आ गया डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। क्या मतलब हुआ सर डेजिग्नेटेड पार्टनर का? मैंने आपको पीछे बता दिया था, एवरी LLP shall have at least 2 designated partners। हर LLP में कम से कम 2 designated partners होने जरूरी हैं। बिना designated partners के LLP काम नहीं करेगा बच्चों। तो कम से कम 2 designated partners चाहिए। Who are individuals, वो individuals होने चाहिए। And at least one of them shall be a resident। प्लीज दिमाग में रखना बच्चों, जो हमारा DP है, जो हमारा designated partners हैं, वो कम से कम 2 होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए।
और एटलीस्ट वन टू बी अ रेजिडेंट, इंडियन रेजिडेंट होना जरूरी है एक का, एनआरआई नहीं चलेंगे, दोनों, एक तो कम से कम रेजिडेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, डीपी कितने चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कितने चाहिए, कम से कम 2, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 2, और एक कम से कम रेजिडेंट होना चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है, इफ इन एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, अगर सर इंडिविजुअल हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने यहां पे बोला कि इंडिविजुअल होना चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर, अगर इंडिविजुअल है ही नहीं, सारी की सारी एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट्स नहीं बनाई है मिलजुल के, तो अगर बॉडी कॉर्पोरेट हैं सारे के सारे, फिर क्या होगा सर, फिर किसको डीपी बनाएंगे, तब बच्चों ये लोग बताएंगे कि ये हैं हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अभी भी बनेगा इंडिविजुअली, लेके आएंगे ये बॉडी कॉर्पोरेट्स, अपने नॉमिनीज को आगे लेके आएंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, और इन विच वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स, एटलीस्ट 2 individuals who are partners of such LLP or nominees of such body corporates shall act as designated partners। तो इसका मतलब चाहिए तो इंडिविजुअली, अगर आप सारी बॉडी कॉर्पोरेट हो तो अपने नॉमिनीज को लेके आओ भैया, डेजिग्नेटेड पार्टनर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले एलएलपी में 2 डीपी चाहिए, एक कम से कम रेजिडेंट होना चाहिए। अब सर रेजिडेंट किसको बोलते हैं, रेजिडेंट बोलते हैं बच्चों एक ऐसा इंसान जो भारत में रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के अंदर, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, प्रीवियस नहीं, ड्यूरिंग, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कम से कम 120 दिन वो भारत में रहा हो, नॉट लेस देन 120, 120 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक हो गया। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहां देखो क्या दिया हुआ है, देयर इज एन एलएलपी बाय द नेम इंडियन हेलीकॉप्टर्स एलएलपी, इंडियन हेलीकॉप्टर्स एलएलपी। अब देखो यहां से आप देख पा रहे हो कि अपने नाम के पीछे एलएलपी लगाया हुआ है, तो जैसे प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाती है, उसी तरीके से एक एलएलपी अपने नाम के पीछे एलएलपी जरूर लगाएगा, तुम आगे पढ़ोगे। एक एलएलपी है इंडियन हेलीकॉप्टर्स, इसके पास 5 पार्टनर्स हैं। 5 पार्टनर्स कौन कौन है, एक है मिस्टर ए, देखो बच्चों नॉन रेजिडेंट है, मिस्टर बी ये भी नॉन रेजिडेंट है, मिस सी ये रेजिडेंट है, मिस डी ये भी रेजिडेंट है, मिस ई ये भी रेजिडेंट है। तो ए और बी तो नॉन रेजिडेंट है, सी डी ई रेजिडेंट है। 5 लोगों ने एलएलपी बनाई है, ठीक है। इन दिस केस एटलीस्ट 2 शुड बी नेम्ड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, 2 को डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होना पड़ेगा और कम से कम 1 को रेजिडेंट होना चाहिए, है ना, 1 शुड बी रेजिडेंट। हेंस इफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर डेजिग्नेटेड देन इट विल नॉट सर्व द पर्पज। ए और बी दोनों पर्पज सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक का रेजिडेंट होना जरूरी है ना बच्चों, ए और बी तो दोनों ही नॉन रेजिडेंट हो गए, नहीं चलेगा। वन ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी देयर आउट ऑफ सी डी एंड ई। तो ऐसा हो सकता है कि ए और ई को बना दो, ए और डी को बना दो, तो एक नॉन रेजिडेंट चल सकता है, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए जिसमें कम से कम एक तो रेजिडेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है, डन सर। आगे क्या दिया है, अब आ रहा है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। एलएलपी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स काफी सारे हैं और आपने मेजॉरिटी पढ़ ली है, पीछे मैंने मेजॉरिटी पढ़ा दी है। देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। पीछे आ गया हमारे पास, एलएलपी क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। प्रोवाइड्स दैट एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट formed and incorporated under this act is a separate legal entity। बच्चों जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है हमारे पास, एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी होगा और परपीचुअल सक्सेशन होगा। परफेक्ट, ठीक है जी, डन सर। एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होगा, दूसरा इसका भी परपीचुअल सक्सेशन होगा। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब है कि किसी पार्टनर के जाने से, किसी पार्टनर की डेथ हो जाने से, किसी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी हो जाने से एलएलपी को फर्क नहीं पड़ेगा, उसका स्टेटस वैसे ही रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा। पार्टनर्स में कम एंड गो बट बिजनेस विल कंटिन्यू। क्या लिखा है, द एलएलपी कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स, डेथ, इंसेनिटी, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी हैज नो इम्पैक्ट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी। ठीक है जी, एलएलपी का परपीचुअल सक्सेशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपने नाम पे किसी पे केस कर सकता है, कोई इसके ऊपर भी केस कर सकता है। सेपरेट लीगल एंटिटी चर्चा हो ही गई बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी है, चलो सर परफेक्ट है। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी इसके अंदर बच्चों यहां पे आप प्लीज ध्यान देना, बड़े ध्यान से एक बात समझना, यहां पे कुछ चीजें हैं जो पार्टनरशिप से थोड़ी सी अलग हैं,
थोड़ी सी अलग है। देखो क्या लिखा है, नो पार्टनर इज लाइबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर्स। इसका मतलब पार्टनर्स एक दूसरे में आपस में एक दूसरे को बाउंड नहीं करते। पार्टनरशिप में करते थे, यहां नहीं करते। इंडिविजुअल पार्टनर्स आर शील्डेड फ्रॉम जॉइंट लाइबिलिटी क्रिएटेड बाय अदर पार्टनर, wrongful business decisions or misconduct. In other words, all partners will be agents of the LLP, but एक दूसरे के एजेंट नहीं है। इसका मतलब पार्टनर जो भी काम कर रहे हैं वो LLP को तो बाउंड करेगा, लेकिन किसी और पार्टनर को बाउंड नहीं करता। अगर बाकी पार्टनर को भी बाउंड करने लगा, फिर लिमिटेड लाइबिलिटी कैसी रह गई भैया, फिर तो वापस से अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो गई। तो यहां पे क्या सिखाया गया है, यहां पे सिखाया गया है कि पार्टनर एजेंट है किसके, LLP के, लेकिन एक दूसरे के एजेंट नहीं है। ये चीज दिमाग में रखना बच्चों, दिस इज अ सावधान इंडिया पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए। LLP एग्रीमेंट, इस पे भी चर्चा हो चुकी है। सारे के सारे म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज सबके सब कहाँ लिखी होंगी, LLP एग्रीमेंट में लिखी होंगी। एक्ट आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आप अपने हिसाब से एग्रीमेंट बना सकते हो। अगर आपने नहीं बनाया तो फिर जो LLP एक्ट में दिया है वो प्रोविजंस चलेंगे। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये भी हमने आपको बता दिया कि LLP एक सेपरेट लीगल पर्सन है। अब ऑफ कोर्स क्रिएटेड बाय लॉ है तो उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। नेचुरल पर्सन हमारे जैसा थोड़ी ना है कि थप्पड़ मारो दर्द होगा, ये आर्टिफिशियल है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, परफेक्ट है जी, ओके। इट कैन डू एवरीथिंग विच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू एक्सेप्ट, ऑफ कोर्स इट कैन नॉट बी सेंट टू जेल, इट कैन नॉट टेक एन ओथ, इट कैन नॉट मैरी और गेट डाइवोर्स, नॉर इट कैन प्रैक्टिस एंड लर्न प्रोफेशन लाइक अ CA, मेडिसिन। समझते ही हो यार तुम, ठीक है। चलो जी, common seal, LLP being an artificial person can act through its partners and designated partners. LLP किसके थ्रू काम करेगा, अपने पार्टनर्स के थ्रू, अपने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के थ्रू। तो फिर सिग्नेचर के लिए यहाँ पे भी जैसे कंपनी में कॉमन सील आप यूज कर सकते हो, वैसे ही LLP में भी आप कॉमन सील यूज करते हो। ठीक है, LLP may have a common seal, हो सकती है, thus it is not mandatory। ठीक हो गया बच्चों, ये क्लियर है जी अच्छे तरीके से। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। व्हाट इज लिमिटेड लाइबिलिटी? लिमिटेड लाइबिलिटी मैंने आपको बता दिया, यहां पे सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। देखो क्या लिखा है, every partner is of LLP for the purpose of the business of LLP, the agent of the LLP but not of other partners. Liability of the partners will be limited to the contribution, जितना जितना उन्होंने contribute करना है उतने उतने तक ही वो सीमित हैं। Such contribution may be of tangible or intangible nature। चलो जी, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस कौन करता है? मैनेजमेंट बच्चों पार्टनर्स ही करते हैं, लेकिन लीगल कंप्लायंसेस के लिए अगर एक्शंस होंगे तो किसको पहले पकड़ा जाएगा या किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को। इसका मतलब सारा का सारा मैनेजमेंट मेनली कौन हैंडल करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, बट करेंगे सब मिलजुल के ही। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम 2 से अनलिमिटेड, सीधी सीधी सी बात है। उसके बाद बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। लो जी, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, LLP में जो बिजनेस होगा दैट इज ओनली फॉर प्रॉफिट पर्पसेस। NPO नहीं हो सकता ये LLP। क्या कंपनी हो सकती है नॉट प्रॉफिट के लिए? सोचो और मुझे बताओ जरा फटाफट से। 3 सवाल का जवाब दो मुझे कमेंट सेक्शन में। नंबर 1, क्या कंपनी फॉर नॉन प्रॉफिट पर्पसेस हो सकती है? क्या पार्टनरशिप फॉर नॉन प्रॉफिट पर्पसेस हो सकती है? क्या LLP फॉर नॉन प्रॉफिट पर्पसेस हो सकती है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखना चालू करेंगे। सबसे पहला लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो पॉज करके, कंपनी हो सकती है। सेक्शन 8 वाली कंपनी याद है, पार्टनरशिप नहीं हो सकती, प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही LLP भी नहीं हो सकती बच्चों। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं LLP के सारे बुक्स। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, compromise or arrangements, any compromise or agreements including merger and amalgamation shall be in accordance with provisions। अगर आपको merge करना है किसी और एंटरप्राइज के साथ, आपको अमेलगमेट करना है, तो वो सब एक्ट के अनुसार ही होगा। कन्वर्जन इनटू LLP, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीछे आपको मैंने बता दिया था कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस LLP में कन्वर्ट हो सकती है। फर्म हो सकती है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो सकती है। तो इसका मतलब यहां से एक चीज समझ में आ रही है ना कि लिस्टेड कंपनी नहीं हो सकती। लिस्टेड कंपनी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू LLP। लिस्टेड कंपनी LLP में कन्वर्ट नहीं हो सकती।
ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको फाइल करने हैं वो ई फाइलिंग के थ्रू कर सकते हो, ऑनलाइन फाइलिंग होगी सारी की सारी, ठीक है। वेबसाइट कौन सी है, वही है www.mca.gov.in, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से एक पॉइंट समझो, ऑल्दो अभी रजिस्ट्रेशन आगे आएगा, अगली क्लास में कराऊंगा, आज तो फीचर्स तक ही सीमित रखेंगे। इसका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के थ्रू ही होगा बच्चों, तो इसीलिए यहाँ पे सारी की सारी फाइलिंग जो है वो mca.gov.in पे ही होगी। फॉरेन LLPs हमने डिस्कस कर ही लिया, वो LLP जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर हुई है लेकिन बिजनेस कर रही है इंडिया में। डन सर, सारे के सारे पॉइंटर्स हो गए क्या? यहां से बच्चों पेज नंबर 17 से हम लोग अच्छे तरीके से 16 पेज, 30 पेज का है ये टोटल, 16 पेज मैंने आपको आज करा दिए। पेज नंबर 17 से मैं कवर कराता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में, और पूरा का पूरा LLP खत्म कर देंगे। तो 2 पार्ट्स में आपका LLP एक्ट खत्म होगा। आज कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ जल्दी से कि इसके बाद कौन सा एक्ट करना चाहते हो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो फिर मैं उसकी PPTs जल्दी से बना के आपका ये एक्ट भी समाप्त कराऊंगा और वो भी शुरू कर लेंगे। लॉ तो खत्म ही कर देना इस महीने। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग।